आज का हमारा चैप्टर है जो है चैप्टर 9 बेसिकली, जहाँ पे मुग़ल दरबार के बारे में या मुग़ल साम्राज्य के बारे में आप लोग जानेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि अकबरनामा के बारे में विस्तार से बताइए। अकबरनामा क्या है और इसके लेखक कौन थे और इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो इसका आंसर शुरू करते हैं हम कि अकबरनामा के जो लेखक थे वो अबुल फजल थे। बेसिकली अबुल फजल का जो जन्म था वो आगरा में हुआ था। वो बहुत सारी भाषाएं जानते थे, जैसे अरबी, फ़ारसी, यूनानी। और अबुल फजल एक ऐसे व्यक्ति थे जो सूफीवाद से जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। सूफीवाद से प्रभावित होने का मतलब है कि उल्मा और शरिया के जो नियम कायदे कानून थे वो उसको नहीं मानते थे, उसकी आलोचना करते थे। और अकबर भी जो है वो रूढ़िवादी विचारों को नहीं मानता था, जिसकी वजह से वो जो है अबुल फजल को बहुत पसंद करता था और इसीलिए उसने अबुल फजल को जो है दरबारी लेखक के रूप में नियुक्त किया था। अबुल फजल ने जो है अकबर के जो दरबार है या उसके शासन है उसका बहुत बारीकी से अध्ययन किया और उसके 13 वर्ष तक के जो शासन है उसका जो है वर्णन अकबरनामा में दिया है। इसके आगे हम देखते हैं कि अकबरनामा को जो है 3 भागों में बेसिकली डिवाइड किया गया है। पहली जो किताबें थी उसमें अकबर का जो शासन काल है उसके 30 वर्ष का इतिहास है। लेकिन जो तीसरी किताब है वो बेसिकली पूरी नहीं हम कह सकते हैं कि है, क्योंकि जो अबुल फजल थे वो 1601 में जो है वो चले गए थे, मतलब मर गए, जिसकी वजह से अकबर के 46वें वर्ष तक की ही कहानी जो है वो तीसरी किताब में है। 1601 में उनके मरने के बाद जो है अकबरनामा का जो रिटर्न वर्क था, जो एक कहा जा सकता है लिखने का कार्य था, वो रुक गया। इसके बाद अकबरनामा में अकबर के समय के जो सामाजिक या सांस्कृतिक, धार्मिक, साम्राज्यिक, इनकी उसका जो साम्राज्य है उसके क्षेत्र का वर्णन मिलता है। हमें तिथियों का वर्णन नहीं मिलता है, वहाँ की कंडीशंस का वर्णन मिलता है। अकबर सभी धर्म को जो है बराबर का दर्जा देता था, जिसकी वजह से हमें उसकी जो लास्ट किताब है आईन अकबरी, जो तीसरा एक तरीके से उसका हिस्सा है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि आईन अकबरी में सभी धर्मों की जो सांस्कृतिक विशेषता है उसका विवरण वो देते हैं। अबुल फजल ने जो किताब लिखी है वो उसकी भाषा जो है लोकोक्ति या मुहावरे वगैरह इस्तेमाल किए हैं और भारतीय फारसी शैली, मतलब एक शैली में नहीं लिखा है, मिश्रित शैली है। 2 शैलियों को मिला के, भारतीय और फारसी शैली दोनों को मिला के जो है उसने किताब लिखी है अकबरनामा। और इसमें जो है शासकों द्वारा जो तैयार किए गए शाही नियम थे, कानून थे या साम्राज्य का विस्तृत विवरण जो है वो मिलता है। और आईने अकबरी में हम देखते हैं कि उसमें उसने 13 प्रांतों का, अकबर के टाइम पे जो उसका साम्राज्य था उसके 13 जो प्रांत थे उसके बारे में, उसकी व्यवस्था के बारे में बहुत बारीकी से बताया है। आईने अकबरी बेसिकली जो है अकबर उसको जो है 5 भागों में जो है वो डिवाइड किया गया या 5 अलग अलग भागों में संकलन है उसका। पहली किताब में बेसिकली मंजिल आबादी कहा जाता है, जिसमें उसके परिवार के बारे में ज़्यादा है, उसके रख रखाव के बारे में है, शाही परिवार के बारे में। दूसरा जिसे संकलन सिपाह कहा जाता है, उसमें उसके सैनिक या जो प्रशासनिक व्यवस्था है, नौकर है, विद्वान है, कवि है, उनकी जीवनियों के बारे में ज़्यादा वर्णन मिलता है। तीसरे की बात अगर हम करते हैं तो मुल्क आबादी, जिसमें अकबर ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से कैसे वो चलाता था, कैसे उसने अच्छे से चलाने के लिए 12 भागों में अपना साम्राज्य बांट दिया था, फिर उसको सूबों में बांटा था और उसके अनुसार अलग अलग सूबों में अलग अलग जो है राजस्व व्यवस्था जो है उसने अख्तियार की थी। वहाँ के प्रशासनिक और वित्तीय काम अलग अलग थे। ये सारी चीज़ें जो है उसके इसका विवरण जो है हमें तीसरे जो है हिस्से में मिलता है। चौथी और पांचवी जो है जिसको दफ्तर कहा गया है, उसमें जो है मजहब और साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का जो है वर्णन हमें मिलता है। इसमें जो है अकबर के जो शुभ वचन है, जो उसके वर्ड्स है बेसिकली, वो जो है लिखे गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आईन अकबरी की सीमाएं या फिर जो समस्याएं हैं आईन अकबरी को पढ़ाते समय या पढ़ते समय उससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या सही इतिहास हमें मिलता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इतिहासकार ये स्पष्ट करते हैं कि अकबरनामा का तीसरा भाग जो है, जिसे आईन अकबरी कहा जाता है, एक पांडुलिपि है। इसे लिखते समय लेखकों ने इसे 5 बार करेक्ट किया था, संशोधित किया, मतलब उसको करेक्शन वर्क किया गया, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि लेखक जो है कोशिश करते थे कि बिल्कुल सटीक, जो एकदम फैक्ट है, सटीक जो सबूत है या तथ्य है वो लिखे जाए, बिल्कुल एक्यूरेट फैक्ट लिखे जाए, जिसकी वजह से इसको बार बार जो है करेक्ट किया गया, 5 बार करेक्ट किया गया। इससे पता चलता है कि अबू फजल खुद जो है सहमत नहीं था कि ये सारी चीज़ें सही है जो लिखा जा रहा है। तो इसमें बताया गया है कि आईने अकबरी जो है 13 प्रांतों का विवरण करता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादातर जो इसका विवरण है या जो आंकड़े हैं इसमें दिखा रखे हैं वो आगरा या इसके आसपास के हैं। बाकी जगहों के इतने जो है आंकड़े हमें नहीं दिखते आईने अकबरी में। इसके साथ हम देखते हैं कि राजस्व लेने की जो व्यवस्था थी वो हर जगह अलग अलग थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक सिमिलैरिटी नहीं है, विभिन्नता देखने को हमें मिलती है। और क्या वो सारी विभिन्नता जो है आईने अकबरी में जो है अबुल फजल उतार पाए थे, ऐसा भी कहना मुश्किल हो सकता है,
इसके साथ हम देखते हैं कि अबुल फजल ने 13 प्रांतों का विवरण देना था आईन अकबरी में, जबकि हम देखते हैं कि आइन में जो है आईन अकबरी में पंचायत आदि का विस्तार उतना विवरण नहीं दिया गया है, और बंगाल और उड़ीसा की तो सूचनाएं ना के बराबर है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि आईन अकबरी में जो है राजस्व के जो आंकड़े दिए गए हैं वो शासकों द्वारा निर्धारित आंकड़ों से अलग है। इससे बिल्कुल ही मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि ये आंकड़े जमींदारों के आधार, जो जमींदार राजस्व इकट्ठा करते थे उसके आधार पर लिखे गए हैं। क्लियर। आगे कंटिन्यू करते हैं कि अबुल फजल ने जो सांख्यिक आंकड़े दिए हैं वो दो इसमें दिए हैं, मतलब कि एक न्यूमेरिकल में भी दिए है, नंबर्स में भी दिए है, इसके साथ उसे शब्दों में भी प्रस्तुत किया है ताकि कोई गलती ना हो। लेकिन अंत में जब उसको ऐड किया जाता है, जब उसको जोड़ा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, तो जो सांख्यिक आंकड़े हैं जो संख्या में न्यूमेरिकल्स में है उसमें हमेशा गलतियाँ पाई जाती है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इतिवृत्त क्या है, और इतिवृत्त तुर्की भाषा के स्थान पे फारसी में क्यों लिखे गए। अब सीधी सी बात है ना कि ये तुर्की से जो है आए थे बाबर वगैरह, तो ये तुर्की भाषा में क्यों नहीं लिखे गए। तो इसमें हम देखते हैं कि इतिवृत्त वो चीज़ें होती है जिसमें इतिहास का वर्णन होता है, शासक के जो है राजा वगैरह के। इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के लिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। बेसिकली किसी भी राजा के बारे में जानना है तो हम उस टाइम की इतिवृत्त निकाल के जो पढ़ते हैं। इतिवृत्त में शासक को जो है केंद्र में रखकर घटनाएं, जो है उसके परिवार में क्या हो रहा है, अभिजात वर्ग से उसका कैसा रिश्ता था, युद्ध या प्रशासनिक व्यवस्था, इन सब का विवरण होता है। अब देखते हैं कि इतिवृत्त को जो है तुर्की भाषा के स्थान पर फारसी भाषा में क्यों लिखा गया। इसका सबसे पहला कारण है कि हिंदी और फारसी भाषा का विकास समानांतर एक साथ चल रहा था, पैरेलल चल रहा था। बेसिकली फारसी भाषा हिंदी भाषा से मेल खाती थी, लोग इस भाषा को ज़्यादा पहचानते थे। मुगल तुर्की भाषा जानते थे, लेकिन फिर भी फारसी में उन्होंने इतिहास लिखा और धीरे धीरे साम्राज्य की भाषा बन गई, क्योंकि एक तो जो दूसरी रियासतें थी वो भी काफ़ी हद तक फारसी भाषा बोलती थी या जानती थी। ठीक है, इसके साथ अकबर ने फारसी को राज दरबार की भाषा इसलिए चुना क्योंकि हो सकता है ईरान और मध्य एशिया के जो प्रवासी थे वो जब आए तो उन्होंने फारसी भाषा को अपनाने के लिए प्रेरित किया था उन्हें, और जन सामान्य की भाषा जो है वो फारसी बन गई धीरे धीरे, हिंदी और फारसी मिक्सचर बेसिकली। आगे पढ़ते हैं हम कि फारसी भाषा न सिर्फ जन सामान्य के लोग बल्कि शाही परिवार के लोग भी, राजा, इतिहासकार या लेखक, जो अमीर लोग थे वो लोग भी बोलते थे। इसीलिए धीरे धीरे प्रशासन की जो भाषा थी वो फारसी हो गई, और लेखक और लिपिक जो है अबुल फजल जैसे जो लेखक रहे हैं वो भी फारसी के ज्ञाता थे, तो उन्होंने इसी भाषा में लिखा। आगे कंटिन्यू करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय जो लोग थे हिंदी और फारसी को साथ मिलाकर बोलते थे, मतलब एक तरीके से आज की डेट में जैसे हम हिंदी और इंग्लिश को मिला के बोलते हैं। मराठी तमिल लोग फारसी को बखूबी समझते थे, उन्होंने हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं को एक कर दिया था। बेसिकली लैंग्वेजेस के अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड्स मिला के जो है वो बोलते थे, जिससे एक नई भाषा हमारे सामने आती है हिंदवी। ज़्यादातर लोग इस नई भाषा को जो है यूज़ करते थे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में ही लिखा गया, जबकि बाबर के जो संस्मरण है, जो इतिहास लिखा गया एक तरीके से, वो तुर्की से फिर फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था, उसे ट्रांसलेट किया गया था। मुगल बादशाहों ने तो महाभारत और रामायण जैसे जो संस्कृत ग्रंथ है उसको भी फारसी में जो है ट्रांसलेट करवाया था, और महाभारत का जो अनुवाद है उसे रजमनामा कहा जाता है। बेसिकली इसका मीनिंग होता है युद्ध की पुस्तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं पांडुलिपि किस प्रकार तैयार की जाती थी, या पांडुलिपियों में रंगीन चित्र जो है क्या इंपॉर्टेंट रखते थे। सबसे पहले पांडुलिपि का मतलब सीधा सा है कि हाथों से जो पुस्तकें तैयार की जाती थी, जो हस्तलिखित पुस्तकें होती थी वो पांडुलिपि कहलाती थी। जैसे पांडुलिपियों का जो केंद्र होता था, जो बनाई जाती थी, वो लिखी जाती थी, वो किताब खाना एक जगह थी जो राज दरबार में होती थी, वहाँ पे वो बनाई जाती थी। किताब खाना में पुस्तकों को संग्रहित भी किया जाता था, रची भी जाती थी, उसे बनाया भी जाता था। और पांडुलिपियों को तैयार करने में सब अपनी अलग अलग भूमिका निभाते थे। कौन कौन से लोग होते थे, देखो सबसे पहले तो कागज़ बनाने वाले, मतलब पन्ने तैयार करने वाले लोग होते थे। दूसरे व्यक्ति होते थे सुलेखा, जो एक सिंपल सा एक जो ओरिजिनल किताब है उसकी नकल करने वाला भी तो होना चाहिए ना, उसे सुलेखक, सुलेखक का मतलब सुंदर सुंदर लिखना, तो वो व्यक्ति भी होता था। इसके साथ नेक्स्ट आ जाते हैं कोफ्तगारों का। कोफ्तगार क्या काम करते थे, पृष्ठों को चमकाते थे और सुंदर उसे शाइनिंग बनाते थे, एक तरीके से बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट, लेखक जिस भी इतिहास का विवरण देते थे उससे संबंधित चित्रकार जो थे वो चित्र बना देते थे, तो चौथे कौन है, चित्रकार है। नेक्स्ट, जिल्दसाज, जो पन्नों को इकट्ठा करके एक पुस्तक बनाकर जो है उसे सुंदर सा एक जिल्द बना देते थे, उसे एक तरीके से अट्रैक्टिव पुस्तक जिसे कवर जो है कहा जाता है। इस प्रकार जो एक पांडुलिपि तैयार होती थी। ठीक है, जिसमें 5 लोग होते थे, पन्ना तैयार करने वाले, सुलेखक, कोफ्तगार, चित्रकार और जिल्दसाज।
अब इसके आगे देखते हैं कि पांडुलिपियाँ जो है इस तरीके से लिखी जाती थी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था इसको बनवाना, इसका रख रखाव करना। इसीलिए हर एक बादशाह के लिए एक उपलब्धि है, अचीवमेंट मानी जाती थी कि उसने बहुत बड़ा काम किया है। इसीलिए बादशाह जो है अक्सर क्या करते थे कि पांडुलिपियों को जो है संरक्षण देते थे, अपने साम्राज्य में पांडुलिपियों के लेखन का कार्य करवाते थे। ये उनको जो है शक्ति प्रदर्शन का एक जरिया बन गया था एक तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं सुलेखक, लेखक और चित्रकार। ये तो बहुत एक तरीके से सामाजिक प्रतिष्ठा वगैरह प्राप्त कर रखे थे, इन्हें बहुत अच्छी आमदनी मिलती थी। लेकिन अगर मैं दूसरे लोगों की बात करूँ जो कागज़ बनाने वाले या जिल्दसाज लोग हैं, वो गुमनाम कारीगर बनकर ही रह गए थे। उनको इतनी जो है एक तरीके से इम्पोर्टेंस नहीं दी गई या इतना उनका नाम नहीं हुआ। जैसे आजकल मूवीज़ वगैरह में होता है, हीरो हीरोइन का तो बहुत नाम होता है, लेकिन जो उनके पीछे काम करने वाले लोग होते हैं वो गुमनाम रह जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। लेखक लेखन कार्य तो अलग अलग शैलियों में करते थे, अलग अलग स्टाइल होता था लिखने का। जैसे नस्तलिक जो है वो एक शैली है, एक स्टाइल है बेसिकली लिखने का, जिसको अकबर बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अब इस शैली में क्या होता था बेसिकली, इसमें जो है 5 से 10 मिलीमीटर की नोक होती थी सरकंडे की, और उसको जो है एक बीच में से फाड़ दिया जाता था, मतलब काट दिया जाता था और चीरा लगा दिया जाता था जिसको कहा जा सकता है, और फिर उसको स्याही में डुबोया जाता था जिससे वो स्याही जो है वो आसानी से सोख ले। क्लियर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सुलेखक जब किसी मुगल काल की घटना का इतिहास का विवरण करते थे तो कुछ पृष्ठ जो है खाली छोड़ देते थे, थोड़ा सा पेज जो है खाली छोड़ देते थे। इससे क्या होता था, जो चित्रकार होता था, जो एक तरीके से ड्राइंग करने वाला व्यक्ति होता था, वो उस पर जो है चित्र अलग से बनाकर फिर उस जगह पे उस चित्र को पेस्ट कर देता था, चिपका दिया जाता था। और वो ज़्यादा बड़े बड़े चित्र नहीं होते थे, लघु चित्र होते थे, छोटे छोटे चित्र होते थे, जिन्हें जो है पांडुलिपियों पर आसानी से लगाया जा सकता था। जो चित्र होते थे बेसिकली वो जो पुस्तक होती थी उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। जैसे आज की डेट में भी बच्चों की पुस्तकों को बहुत ज़्यादा जो चित्र होते हैं उससे जो है सजा दिया जाता है ताकि बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। इसके साथ आगे देखते हैं कि सुलेखक जो है बेसिकली जो चीज़ें नहीं लिख पाते थे या जिन चीज़ों को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा पाता था, उसको चित्रकार अपनी चित्रकला से, अपनी ड्राइंग से जो है वो दिखा देते थे किताबों में। और ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती थी जिनको जो है और ज़्यादा क्लियर करने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए जो है, स्पष्टीकरण देने के लिए लेखक जो है वो चित्रकार के जरिए चित्रकारी करवाते थे। इसके साथ चित्रकारी इतनी इम्पोर्टेंट थी कि आप ये मानो कि अबुल फजल जो है उसका वो चित्रकला को या चित्रकारी को जो है जादुई कला कहता था। उसके हिसाब से जो है चित्रकला एक ऐसी चीज़ है जो निर्जीव वस्तु को भी जो है एक तरीके से जीवित वस्तु के रूप में जो है उसमें जीवन डाल देने का कार्य करती है। लेकिन वही हम देखते हैं कि चित्रकला जो है एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से उल्मा जो होते थे, जो बेसिकली मुसलमानों के धार्मिक गुरु कहलाते थे, वो बादशाह से जो है नाराज़ रहते थे या उनका विरोध करते थे, क्योंकि उलमाओं को ऐसा लगता था कि चित्रकारी करना जो है एक ऐसी चीज़ है जो केवल ईश्वर कर सकते हैं। रचना करना, किसी चीज़ को बनाना जो है वो केवल ईश्वर का काम है, एक मनुष्य का काम नहीं है। और वो पैगंबर साहब को ऐसा करते दिखाते हैं कि प्राकृतिक तरीके से जीवित रूपों को चित्रित की मनाही की है पैगंबर साहब ने, उनको हिसाब से ये था। इसीलिए जो है वो ये कहते थे कि एक तरीके से चित्रकारी करना के जरिए जो है ईश्वर की जो रचना करने की शक्ति है उसको मनुष्य अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो वन ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। शाही परिवार में महिलाओं की क्या भूमिका थी। बेसिकली हरम शब्द जो था वो मुगल परिवार में जो है, मुगलों के टाइम पे साम्राज्य में जो है उनकी जो घरेलू दुनिया है, जो पारिवारिक दुनिया है जिसे कहा जाता है, उसकी ओर इशारा करता है हरम। ये शब्द जो है फारसी से निकला है जिसका अर्थ होता है पवित्र स्थान। अब हरम शब्द वो जगह होता था जहाँ बेसिकली मुगलों की जो है स्त्रियाँ या उनका परिवार रहता था। मुगल परिवार में जो बादशाह की पत्नियाँ या जो भी स्त्रियाँ थी, रिश्तेदार, माता, सौतेली माता, उपमाता, बहन, पुत्री, सारी जो स्त्रियाँ होती थी, गुलाम तक, महिला परिचारिकाएँ, सब जो है हरम में रहा करती थी, उसका हिस्सा होती थी। मुगलकालीन शासन में जो बहुविवाह प्रथा है उसका प्रचलन था, वो आपको पता ही है कि जो मुसलमानों में जो है एक तरीके से 4 विवाह करने की जो है आज भी जो है एक इजाज़त है। तो मुगल परिवार में शाही घरानों में स्त्रियों से विवाह किस लिए किया जाता था, राजनीतिक संबंध, पॉलिटिकल संबंध बनाने के लिए, या जो है किसी दुश्मन राज्य से मित्रतापूर्ण संबंध बनाने के लिए विवाह जैसी चीज़ें की जाती थी, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद जो है वो दहेज के रूप में दिया और लिया जाता था। इसके साथ देखते हैं, मुगल परिवार में विवाह करके शाही परिवार से जो स्त्रियाँ आती थी, जो राज परिवार से स्त्रियाँ आती थी, उन्हें तो बेगम का दर्जा दिया जाता था, बेगम कह के जो है संबोधित किया जाता था। और जो कुलीन, जो अमीर घर से आती थी, बेसिकली व्यापारी वर्ग से अगर आए, कुलीन वर्ग से आए,
तो उन स्त्रियों को जो है अगाहा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अगाहा। ठीक है। अब आते हैं कि बेगम क्या होती थी, शाही परिवार से आती थी, दहेज में या मेहर की रकम जो है बहुत सारी संपत्ति लेकर आती थी। कुलीन वर्ग से जो होती थी वो अगाहा ऐसा नहीं कर पाती थी बेसिकली। इसी वजह से जो है बेगमों को जो है वो ज़्यादा ऊंची पदवियाँ हासिल होती थी और पतियों की नज़र में वो अगाहा की तुलना में ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होती थी। राजतंत्र में उपपत्नियाँ और दासियाँ हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा मुगल साम्राज्य में भी थी। और अगाचा को जो है बेसिकली दासियों की संज्ञा दी जाती थी। जो दासियाँ होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? अगाचा। ठीक है। और इनके लिए कई चीज़ें थी, जैसे इन्हें नगद मासिक भत्ता मिलता था, मतलब हर महीने जो है सैलरी मिलती थी। अगाचा को जो है बेगम और अगाहा दोनों से नीचे माना जाता था, मतलब ये दोनों के जो है हुक्म की गुलाम हुआ करती थी। अगाचा को उनके पद या उनके जो है दर्जे के हिसाब से जो भी बेसिकली फंक्शन वगैरह होते थे तो उन्हें गिफ्ट भी दिए जाते थे। ठीक है। इसके साथ हम देखते हैं कि अगाचा को कई बार वंश परंपरा आगे बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता था। अगर ऐसा हो जाए कि जो अगाहा है या जो बेगम है उन्हें संतान नहीं हो रही है तो अगाचा को भी इसके लिए यूज़ किया जाता था। और अगर ऐसा हो कि बेगम अगर किसी राजा की या किसी जो है बादशाह की जो है 4 पत्नियां नहीं है और वो जो है किसी अगाचा को जो है अगाहा या अपनी बेगम की संज्ञा या उसके बराबर जो है इज्जत देना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता था। इसके साथ और ये ऐसी चीज़ें तब भी होती थी जब वो जो है वंश को जो है आगे बढ़ाए या प्रेम वगैरह जो है बादशाह उनसे करे या मातृत्व प्रेम को दिखाया जाए। ठीक है। इसके साथ गुलाम जो हिजड़े होते थे जिसे ख्वाजा सर कहा जाता था, परिवार के अंदर और बाहर जो है रक्षक का काम करते थे, या जो महिलाएं व्यापार में दिलचस्पी लेती थी उनके एजेंट के रूप में ये कार्य करते थे। ठीक है। मुगल परिवार में हम ऐसे देखते हैं कि वित्तीय जो संसाधन होते थे, जो पैसे से रिलेटेड चीज़ें होती थी, व्यापार वगैरह, उस पर भी जो है जो महिलाएं थी वो नियंत्रण रखती थी, जिसमें बहुत सारी महिलाओं को ऐसे पद जो है ओहदे दिए गए थे जिनकी वजह से उन्हें वार्षिक आय दी जाती थी। उदाहरण के लिए जहाँ आरा को हम देख सकते हैं, जो शाहजहाँ की जो पुत्री थी जहाँ आरा, रोशन आरा, उन दोनों को जो है चीज़ें मिलती थी। जहाँ आरा को तो राजस्व इकट्ठा करने की भी जो है एक तरीके से इजाज़त थी। बेसिकली सूरत के बंदरगाह नगर जहाँ से विदेशी व्यापार बहुत ज़्यादा होता था, वहाँ से राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जहाँ आरा की थी। तो मुगल काल में स्त्रियाँ भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती थी। आगे देखते हैं कि कई मुगल कालीन स्त्रियों ने तो वास्तुकलात्मक परियोजनाएं भी बनाई है, जैसे जो एक तरीके से स्ट्रक्चर जो है जगहों का बनाया जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है कि चांदनी चौक की जो रूपरेखा थी वो जहाँ आरा ने बनवाई थी। ठीक है। इसके साथ साथ जहाँ आरा ने शाहजहाँ की राजधानी शाहजहानाबाद के जो वास्तुकलात्मक परियोजना थी उसमें भी हिस्सा लिया था। तो ये हम देखते हैं कि वो जो है वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में भी हिस्सा लेती थी। इसके साथ शाही परिवार में जो महिला थी वो लेखिका की भूमिका भी निभाती है, जिसमें उदाहरण है कि हुमायूं नामा जो पुस्तक थी उसको जो है ट्रांसलेट किया था किसने? हुमायूं की बहन ने, गुलबदन ने किया था तुर्की से फारसी में। ठीक है। मुगलों की विभिन्न राजधानी या नगरों की विशेषताएं या फिर उन्होंने बार बार अपनी जो राजधानियां बदली उसके बारे में पढ़ते हैं कि मुगल शासकों ने समय समय पर अपनी राजधानियां परिवर्तित करते रहे। और राजधानियों में बेसिकली एक ऐसी जगह होती थी जहां राजा अपना राजसी दरबार जो लगाता था और न्याय के मामले देखता था। देखते हैं कि जब बाबर ने जो है मुगल काल की शुरुआत की थी या स्थापना की थी तो उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराया था, जिसमें जो लोदियों की राजधानी थी आगरा थी, परंतु बाबर ने जो है अपने शासन काल में जो है अलग अलग जगह राष्ट्रीय दरबार लगाए। इसके बाद देखते हैं 1560 में अकबर ने जो है आगरा में जो है एक किले का निर्माण कराया जो लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था। तो वहाँ पे जो है उसकी राजधानी एक तरीके से स्थापित हो गई। 1570 में अकबर ने अपनी राजधानी फिर से बदली और फतेहपुर सीकरी कर ली। फतेहपुर सीकरी उसकी राजधानी करने के कई कारण थे, जिसमें से एक कारण ये माना जाता है कि अकबर जो है सूफी विचारधारा से प्रभावित था और फतेहपुर सीकरी जो है अजमेर जाने वाली सीधी सड़क पे जो है के रास्ते में आता है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो थी वहाँ पे वो कई बार गया था, फतेहपुर सीकरी से वो आसानी से वहाँ जा सकता था और वो कई बार युद्ध में विजय प्राप्त करने या बच्चों के जन्म पे जो है वहाँ जाता रहता था। अकबर ने शेख की मज़ार के समीप ही जो है अपने पुत्र सलीम की जो मकबरा है उसको बनाने का आदेश दिया था। ये जो है जामा मस्जिद के बगल में ही सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। आगे देखते हैं कि 1570 में
1570 में अकबर के राजधानी परिवर्तन का एक कारण यह भी माना जाता है कि फतेहपुर सीकरी में उसने एक बुलंद दरवाज़ा बेसिकली बनवाया, जो गुजरात पे विजय प्राप्त करने के बाद बनवाया गया था और ये उसकी जीत का प्रतीक बन गया। तो इसलिए उसने जो है राजधानी परिवर्तित कर ली। अकबर उत्तर पश्चिमी इलाकों में जो है एक बार और उसने जो है 1585 में जो है उसने राजधानी फिर परिवर्तित की। क्यों? क्योंकि उत्तर पश्चिम इलाकों पे जो है नज़र रखना चाहता था। लाहौर जो है उसने 1585 में अपनी राजधानी जो है अकबर लाहौर तक में जो है उसने अपनी राजधानी 13 वर्षों तक वहीं बनाए रखी और उस सीमा की जो है चौकसी की। इसके आगे हम देखते हैं कि 1648 में शाहजहां ने अपनी राजधानी जो है फिर बदली और शाहजहानाबाद जो है चला गया, जहाँ पे उसने लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक जैसी चीज़ों को वहाँ पे बनवाया और अपने भव्य राजतंत्र की बुनियाद भी वहीं से रखी। आज के लिए इतना ही।